क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्यालय के विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की। ये गीत बचपन में टीवी पर एक सीरियल आता था, नींव, उसका ये टाइटल सॉन्ग था। बहुत समय के बाद मिला है। धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानो, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें, धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव,
धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने, कोई वीर सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, रखे नींव उजाले की, रखे नींव उजाले की। तो परमात्मा धरती पर आया, उसने एक सत्संग की स्थापना की। सत्संग से स्कूल, स्कूल से समिति, समिति से संस्था, और संस्था से यज्ञ, सैक्रिफिशियल फायर, और यज्ञ से विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह भी कितना आश्चर्य है, जब भगवान धरती पर आता है और अपना कार्य करता है तो सबसे ज्यादा विघ्न वहां पड़ते हैं। लोग सहयोगी नहीं, सहयोग तो दूर, विघ्न डालते हैं। वो हर संभव प्रयास करते हैं जिससे कि भगवान का कार्य रुक जाए। पिकेटिंग करते हैं, आग लगाते हैं, आक्रमण करते हैं, असहयोग देते हैं, बदनामी करते हैं, विरोध करते हैं, धोखा देते हैं, कहते भारत आ जाओ, हम सब देखेंगे आपका। सरकार की तरफ से सहयोग नहीं, ब्रिज कोर्ट ही खाली किया, फिर कोटा हाउस खाली किया, और फिर पांडव भवन आ गए। आए तब से क्या चल रहा है? विरोध विरोध विरोध, विघ्न विघ्न विघ्न। भारत के संसद में कानून है कि कोई भी अपनी संस्था को विश्वविद्यालय नाम नहीं दे सकता। इसलिए ये जो नाम तुमने रखा है विश्वविद्यालय, इसको हटाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी नाम नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी वही है जिसको सरकार कहेगी कि ये यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा लेटर आया कि ये जो विश्वविद्यालय नाम है ये नहीं रख सकते। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, यूनिवर्सिटी शब्द का ही प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये सरकार का अधिकार है, सरकार चुनेगी। तो बाबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन जो है, अनुदान आयोग, उसको खत लिखो और उसको बताओ कि वास्तव में यही यूनिवर्सिटी है एक, और सारे यूनिवर्स का फादर यहाँ आके पढ़ा रहा है, और इसी यूनिवर्स की वजह से किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स का जो फादर, सदगुरु, जो टीचर है, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। इसी यूनिवर्सिटी से सतयुग की स्थापना होने वाली है। इसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ेंगे वो देवी देवता बनेंगे। उसी उनको बताओ कि वर्तमान संसार में सरकार की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान केवल इसी यूनिवर्सिटी के पास है। कई मास तक पत्र व्यवहार चालू था, पर आखिर में उधर से उनका पत्र आया कि आपको जो कहना है कहो, परंतु यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं करना है और विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, विश्वविद्यालय यूज कर सकते हो, विश्व अलग विद्यालय अलग, पर विश्वविद्यालय यूज नहीं करना, एक साथ नहीं। इसलिए हमारे सभी किताबों में संस्था के विश्व शब्द अलग है, विद्यालय शब्द अलग है। विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी, वो शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं, निषिद्ध है, उसको प्रयोग नहीं करना। तो दो बातें, एक तो फिर बाबा ने क्या कहा, फिर उत्तर पत्र व्यवहार। अच्छा चलो ठीक है, विश्वरीय विश्वविद्यालय प्रयोग किया शब्द, वो तो भारत में, पर हमारे संस्था अभी विश्व में भी जाएगी तो वहां के लोगों को विश्वविद्यालय शब्द थोड़ी समझ में आएगा, तो वहां तो यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, एक पॉइंट। दूसरा, हम लोग इसके आगे गॉडली लगा रहे, अर्थात ये संसार की विद्या देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये गॉड की यूनिवर्सिटी है, और यही एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो सही अर्थों में यूनिवर्सिटी है। बाबा ने कहा अलग अलग तरीके से उनको लिखो, अलग अलग तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो,
कि यहाँ कार्य क्या हो रहा है। और उनको ये भी बताओ हम यहाँ पर जैसे संसार की यूनिवर्सिटियाँ क्या करती है, डिग्री देती है, वैसी कोई डिग्री नहीं दे रहे किसी को। वो जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेमेंट, यहाँ कोई पेमेंट नहीं है, यहाँ कोई डिग्रियाँ नहीं दे रहे, यहाँ उस तरह की लौकिक विद्या नहीं पढ़ाई जा रही है जिस तरह उस विद्यालय में पढ़ाई जाती है। तो बाबा ने कहा उनसे संपर्क बनाए रखो। हो सकता है कोई सरकारी अफसर अब है वो चेंज होके कोई दूसरा आ जाए तो हमारा काम बन जाए। इसके लिए पुरुषार्थ को रोकना नहीं, उनसे मिलना जुलना जारी रखो। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का सर्वाधिकार नहीं है, एक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं है यहाँ। तो लोग चेंज होते रहते, हो सकता है किसी को टच हो जाए। तो बाबा ने कहा उनसे संपर्क बनाए रखो। पर आखिर में उनका जो लेटर आया फाइनल, उसमें उन्होंने कहा आप कुछ भी करो, परंतु ये कानून संसद का है, इसके लिए ये शब्द आप प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। कौन सा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते? यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय। परंतु हाँ, अलग अलग अगर कर दो तो फिर ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी शब्द प्रयोग करना है तो भी कर सकते हो। कैसे? अनुवाद के रूप में या उसका अर्थ समझाने के रूप में। लिखत नहीं, लिखत होगा विश्वविद्यालय, वो भी दोनों शब्द अलग अलग, एक नहीं। हाँ, अगर उसका अर्थ समझाना है तो फिर यूनिवर्सिटी, बाकी शब्द होगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय शब्द होना चाहिए, बिना ईश्वरीय शब्द के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो हाँ, अगर यूनिवर्सिटी शब्द निषिद्ध है, परंतु यदि विश्वविद्यालय लिखते और ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखते और यूनिवर्सिटी अगर लिखते भी हो तो किस अर्थ में? उसका अर्थ समझाने के अर्थ में, कि हम इसको इंग्लिश में समझा रहे हैं, उस अर्थ से लिखना भारत में। तो ये भी एक पेपर ही था। और एक दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तुमको यही दो शब्द क्यों चाहिए? दूसरे कोई शब्द ले लो। तो बाबा ने कहा इन दोनों के सिवाय हमारे विश्व, ये जो संस्था है इसका काम पूरा नहीं होगा, हमको ये दो शब्द ही चाहिए, यही दो शब्द चाहिए। इसी से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये संस्था काम क्या करती है। इसके लिए वो चलेगा, इसके लिए जितने हमारी संस्था के ये बोर्ड जो बने हैं, वो होर्डिंग जो है वो यही शब्द लिख सकते हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं। तो सेवाओं का सिलसिला चालू है। अगर क्रम देखें तो हम कहाँ पहुंचे हैं? 1957 या 58 से लेके तो 1969 तक। इस पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई। पहले जस्ट एक सरसरी नजर क्या क्या हुआ, फिर मुख्य टॉपिक पर आते हैं। दूसरी और एक चीज, बाबा कहते थे पांडव भवन में आ गए तो वो कहते थे जैसे किसी के घर ढोल नगाड़े बजते, और पांडव भवन में क्या चल रही है? शादी। कब चल रही है? दिन रात। तो पांडव भवन में दिन रात खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, लोग आके पूछना चाहिए तुमको कि यहाँ हो क्या रहा है, ढोल क्यों बजा रहे हो, इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम। लोग आके पूछना चाहिए, तो उन्हें बताना फिर कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की शादी हो रही है। और रोज वैसे ब्रह्मा कुमारी वालों को लोग अलग अलग नामों से पुकारते, एक तो ओम शांति वाले, दूसरे आत्मा परमात्मा वाले। आ गए आत्मा परमात्मा वाले, जब देखो तब आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। 1957 नवंबर में, टाइमलाइन को हम पकड़ के चलते हैं। 1957 नवंबर में दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन था लाल किले में। तो वहां पर भी बाबा ने कहा बहुत सारे फोल्डर्स छपवाओ। शिव, उसका हेडिंग ईश्वरीय निमंत्रण और सदाशिव बधाई, ये दो नाम से अलग अलग फोल्डर्स, अलग अलग कलर्ड फोल्डर्स छपाओ, जितना हो सके सबको दो। और ये वो कॉन्फ्रेंस थी जहां बाबा पहली बार गए दिल्ली में, 57 नवंबर में दिल्ली। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में 22 अगस्त 1959 यहाँ पे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, यहाँ पर उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे गए थे और फिर कलर्ड पिक्चर भी भेजे थे। पटना में उसी साल 59 में कॉन्फ्रेंस थी एक। बाबा ने कहा वहां पर भी जाओ। और जो उस दिन किताब दिखाई थी जगदीश भाई जी की, सच्ची गीता, वो पहली किताब है,
इसके पहले भी किताबें निकली थी, पर ये एक किताब है जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से हर एक टॉपिक की चर्चा है, एक एक टॉपिक। परंतु शिव अभी भी ज्योतिर्लिंगम ही है, शिव ज्योतिर्लिंगम, शिव ज्योतिर्लिंगम, पूरी किताब में शिव ज्योतिर्लिंगम, शिव ज्योतिर्लिंगम। तो ये कब निकली? 14 जनवरी 1961 में निकली हुई ये किताब है। इंग्लिश में थी द रियल गीता, और जगदीश भाई का नाम उसमें क्या लिखा हुआ है? जेसी संजॉय। अब ये नाम भगवान ने बताया उनको लिखने के लिए कि किसने? क्योंकि संजय लिखा जाता है, ये बंगाली नाम है संजॉय, तो ये संजॉय क्यों लिखा पता नहीं। वो तो निखिलेश भाई बताएंगे ये संजय को संजॉय क्यों बोलते हैं बंगाली में। तो उन्होंने ऐसा नाम क्यों लिखा ये पता नहीं अब, पर शायद ब्रह्मा बाबा ने उनको बोला कि अपना नाम गुप्त रखो, उसलिए लिखा होगा। नाम गुप्त रखने के लिए इनिशियल जो लिटरेचर है उसमें ऐसे ही नाम है हर जगह, जेसी संजॉय। बंगाली में ए का ओ हो जाता है। तो पर वो इन्होंने क्यों रखा रसगुल्ला? तो जेसी संजॉय ये नाम लिखा है हर जगह पर। तो ये जो गीता भाई रियल गीता, बहुत सारी बातें हैं उसमें, एक एक चीज को स्पष्ट किया हुआ है, पूरा ज्ञान जैसे कि उस बुक में है। कई लोग, एक मृत्युंजय भाई जी का अनुभव है, वो कहते हैं मैंने जब वो पहली किताब पढ़ी रियल गीता, मुझे लगा ये किसने लिखी? ऐसी किताब कोई व्यक्ति लिख ही नहीं सकता, ये तो पूरा ये जो वर्णन है ऐसा वर्णन और कहीं पर भी नहीं है। बस वो किताब ने ही मुझे आकर्षित कर दिया, इतनी पावरफुल वो बुक है। बीच बीच में लाल अक्षरों से लिखा हुआ है उसमें, बहुत सारी उस दिन दिखाई थी। तो इंग्लिश में रियल गीता, हिंदी में सच्ची गीता। तो ये 61 में निकली। उसके बाद में दूसरी किताब आई 1962 में, द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, वो भी जेसी संजॉय। और शायद 64 के आसपास, 64 में ये जो ज्योतिर्लिंगम था, आत्म प्रकाश भाई को बाबा ने कहा इसमें एक बिंदी लगा दो वाइट, ये है ज्योति बिंदु। तो यहां से ज्योति बिंदु, ज्ञान एक साथ नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे दिया जाता है। उसके बाद में 61 हापुड़, जो हम देखेंगे, हापुड़ उत्तर प्रदेश, क्या हो गया वहां पर? भयंकर हंगामा हो गया। उसके बाद में 64 से लेके तो 69 ये ऑफिशियल थियोलॉजी, जैसे ऑफिशियल लिटरेचर बन गया यज्ञ का। 5 साल की मुरलियां 1964 से लेके तो अभी जो रीसरफेस होती रहती है वो ये आती रहती है। 65 से लेके तो 69, 68 ले लो, क्योंकि 18 दिन थे खाली बाबा। तो ये जो 5 साल है, 5 साल की ये जो मुरली है, 64 से लेके तो 69, 64, 65, 66, 67, 68, ये 5 वर्ष और वो 18 दिन। तो ये जो मुरलियां है, वानियां, ये रिपीट होती रहती है 5-5। उसके बाद में 24 जून 65 मम्मा ने शरीर छोड़ा कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर विथ मेटास्टेसिस, जो कि लंग्स में सब जगह फैल गया। हम जब मुंबई में थे BSCS में, मम्मा का एक्सरे वहां देखा था, चेस्ट एक्सरे होगा। तो उसके बाद में 66 में जो लैडर का चित्र है, सीडी निर्भय भाई साहब के द्वारा जो बना गया लैडर, उसमें बहुत सारी करेक्शन, उसको हम आगे देखेंगे, आज केवल टाइमलाइन बता रहे। 66 में अभी तक हमारे पास 2 चित्र है मुख्य, एक तो गोला और दूसरा झाड़, ये 2 मुख्य, और कुछ कुछ चित्र जुड़े हुए, जैसे बाबा का चित्र आ गया, मम्मा का चित्र आ गया, 3 लोग के चित्र आ गया, ये सब चित्र आ चुके हैं। पर सीढ़ी का चित्र अभी 66 में। उसके बाद में एक दूसरी किताब निकली 69 सितंबर में, वर्शन ऑफ गॉड ऑलमाइटी, जेसी संजॉय। तो ये टाइमलाइन है 69 तक की टाइमलाइन। तो हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए रहता है। क्या होता है संसार की यूनिवर्सिटी में? एक यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय, एक ही शब्द है। यूनिवर्सिटी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? विश्वविद्यालय, एक ही शब्द, अलग अलग नहीं, एक ही शब्द, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? एक तो एडमिशन प्रोसेस होती है, पेमेंट होता है, फिर सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग,
उनकी डिग्रियां होती है, फिर उनका एम होता है। ड्रेस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कोई भी चलता है उसमें। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत की? नालंदा नहीं, तक्षशिला। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला। तो टाइम टेबल होता है। रैगिंग। यूनिवर्सिटी शब्द जो है वो लैटिन शब्द है। उसका अर्थ होता है कि ऐसी इंस्टीट्यूट, लैटिन शब्द कम्युनिटी ऑफ टीचर एंड स्कॉलर्स, शिक्षक और जो विद्वान गण है उनका जो समूह है उसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वास्तव में यूनिवर्सिटी शब्द का अर्थ, और वहां पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां दी जाती है। तो बाबा ने कहा सच्चे अर्थ में विश्वविद्यालय कौन है? यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये है। क्यों? यहाँ का करिकुलम क्या है? 4 सब्जेक्ट है यहाँ पर। कौन कौन से? GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो 4 सब्जेक्ट है यहाँ पर। एम क्या है यहाँ पर? मनुष्य बन के एडमिशन लो और देवता बन के बाहर निकलो फाइनल ईयर में। फाइनल युग। और क्या है इस यूनिवर्सिटी में? अर्ध तक पढ़ते ही रहना है। और क्या है इस यूनिवर्सिटी में? यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? जो यूनिवर्स का फादर है वो पढ़ा रहा है यहाँ। पढ़ाई कौन सी है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई है। रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पढ़ाई जाती है। एक तो रिलीजन की स्टडी है, पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पढ़ाया जाता है। संसार का कोई भी साइंस ले लो यहाँ पर मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है, यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, यहाँ पर और क्या पढ़ाया जाता है? सोशल एक्टिविटी, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, यहाँ पर सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, यहाँ पाक शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, यहाँ और क्या पढ़ाया जाता है? एग्रीकल्चर, धोबी घाट और लॉ, ये लॉ पढ़ाया जाता है यहाँ पर। ईश्वरीय लॉ, कायदे कानून। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ईश्वरीय स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है यहाँ पर। गणित, यहाँ मरना कैसा वो पढ़ाया जाता है, जीना कैसा पढ़ाया जाता है और मरना कैसा वो भी पढ़ाया जाता है। यहाँ अध्यात्म पढ़ाया जाता है, रिलीजन पढ़ाया जाता है, मॉरलिटी, नैतिक विद्या पढ़ाई जाती है, और संस्कार परिवर्तन पढ़ाया जाता है। और ये डांस क्लास भी है। कितने प्रकार की डांस सिखाई जाती है? 7 प्रकार की डांस सिखाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहला मन की डांस, पहले ज्ञान की डांस। दूसरा मन की डांस क्या होती है? एक ज्ञान की डांस। संस्कार मिलन की डांस दूसरा। तीसरा कल था ना, साकार मुरली स्लोगन। संस्कार मिलन की क्या करो, क्या था स्लोगन? उधर बंद, उधर मत देख। तुरंत मोबाइल। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो संस्कार मिलन। तो सबसे पहली डांस है ज्ञान की डांस, दूसरी है संस्कार मिलन की डांस, तीसरी है प्रभु प्रेम की डांस, चौथी है लगन में मगन रहने की डांस, योग की डांस। और किसकी डांस है यहाँ पर? सेवा की डांस। सेवा एक डांस है। बाबा ने कहा सेवा ऐसे करो जैसे कि डांस कर रहे हो। और कौन सी डांस है यहाँ? स्थूल डांस। स्थूल में भी डांस है, खुशी की भी डांस है। तुम खुशी में डांस करते रहो। सच तो विठो नच। तो सेवा की डांस, खुशी की डांस, और स्थूल डांस भी है। ये तो सब है ही, पर स्थूल भी डांस करते रहो तुम। वो उस दिन बताया था ना, जगदीश भाई को पकड़ लिया एक ने विदेश में। वो जा रहे थे यूएस में, अमेरिका में, तो एक ने पकड़ लिया, कहा पैसे निकाल। तो उसने कहा, उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूँ और मुझे डांस आता है, तो मैं तुमको डांस सिखा सकता हूँ। और वो उसको डांस, बोले तुम सीखोगे? उसने कहा हाँ सीखूंगा। तो उसको डांस सिखाने लगे, और जब उधर टर्न किया ये भाग गए यहाँ से। वो कहते कि मैंने यज्ञ का पैसा बचा लिया, नहीं तो वो मुझे। तो डांस, तो ऐसी ये यूनिवर्सिटी है। परंतु आज का मुख्य टॉपिक जो है चर्चा का वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के हम यदि विद्यार्थी है, हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है? ब्राइट स्टूडेंट बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। स्मार्ट स्टूडेंट की निशानियां क्या क्या है वो आपके लिए होमवर्क आज। एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, उसकी क्या निशानियां होती है? स्मार्ट स्टूडेंट, एक सिंसियर स्टूडेंट। 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है सिंसियर, दिन रात काम करते रहता है, पढ़ते रहता है, लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ा रहता है। एक वो है सिंसियर। दूसरा होता है स्मार्ट, वो ज्यादा नहीं पढ़ता है।
पर मार्क्स ज़्यादा स्मार्ट वाले को मिलते हैं, सिंसियर वाला टाइम पे सब भूल जाता है। वैसे हंसी में कहा जाता है संसार यूनिवर्सिटी अर्थात जहाँ स्कॉलर्स रहते हैं, जहाँ ज्ञान की चर्चाएं होती है। जोक में कहा जाता है कि संसार में 5 ऐसी महान यूनिवर्सिटी है जिसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती। पहली यूनिवर्सिटी नाई की दुकान, जहाँ बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जाता है पान का ठेला, जहाँ बड़ा ज्ञान दिया जाता है। एक व्हाट्सएप, साधुओं की एक मंडली सीधा जा रही है। पत्रकार पूछता है आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कहते हैं हम समाधि लेने जा रहे हैं। वो कहते क्यों लेने जा रहे हो? क्योंकि कहते हैं जब से व्हाट्सएप आया है ज्ञानी है, बहुत ज्यादा ज्ञानी पैदा हो गए इसलिए संसार को अब हमारा काम जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं सब व्हाट्सएप बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। चाय की टपरी, यहाँ इतना ज्ञान दिया जाता है क्या बताओ। शराब खाना, सबसे बड़े ज्ञानी वहां बैठ के एक दूसरे को ज्ञान देते। तो ये सारे स्थान है जहां पर ये वास्तव में यूनिवर्सिटी है, जहां बड़े ज्ञानी ज्ञान की बड़ी चर्चाएं करते हैं। तो आप सबको होमवर्क है कि स्मार्ट स्टूडेंट की क्या निशानी है, और अभी हम चर्चा करेंगे कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। हमारे पास स्टडी क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है? 5 साल की साकार मुरलिया, 64 से 65 तक जो 68 तक जो चली है, 65 तक कितने साल की है वो? 5 साल की साकार सारी मुरलिया बिना एक भी छूटे, ये एक स्टडी मटेरियल है। दूसरा है 1066 अव्यक्त मुरलिया है, इसकी लिस्ट हम आज भेजेंगे ग्रुप पर, तो आप देख लेना उसकी कौन कौन सी लिस्ट है। केवल देखना नहीं, पढ़ना भी। ये उसका ये ईयर वाइज काउंटिंग एक भी जिसमें छूटी नहीं है। ये लास्ट में थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए इसको बराबर कंपाइल किया है। तो टोटल हो रहा है 1066। सबका हो गया है ना ये पढ़ के 1000 इतनी मूल्य महा प्रोजेक्ट। तो 1066 ये टोटल, ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ये एक तो 5 साल की साकार मुरलिया और 1066 ये टोटल अव्यक्त मुरलिया है। ये पढ़कर हो जाना चाहिए। 5 साल की कितनी हुई निकाल लो, कितने, और खाली पढ़ना ही नहीं है उसको। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें उसकी कुछ बातें अभी हम देखेंगे। सबसे पहली बात, एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग रीति से स्टडी करना। पहली बात क्या, एक ही ज्ञान को अलग अलग रीति से स्टडी करना। जैसे मुरली एक ही है, पर उसको स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलने वाली है। तो अलग अलग रीति से, जैसे हमने यहाँ पे विधिया चर्चा की थी ना बहुत पहले, अलग अलग रीति से। जैसे कभी ले लो कि आज की पूरी मुरली में इंग्लिश शब्द कौन कौन से आए, वो सारे इंग्लिश शब्द निकाल लो, सारे दिन भर उस इंग्लिश शब्दों का चिंतन करो। एक दूसरी मेथड, आज की मुरली में वो है यहाँ रखा हुआ 108 विधिया, आज की मुरली में कौन कौन से पात्र आए, मीरा, सीता। तीसरा, आज की मुरली में कहावतें क्या क्या आई है, केवल उन कहावतों को हटा लो वहां से और फिर उन पर चिंतन करो। फिर आज की मुरली में फिर से शब्द कितनी बार आया है वो वहां से हटा लो। फिर उसके बाद में आज की मुरली में बाबा के कौन कौन से नाम आए हैं, फिर आज की मुरली में किन किन भक्तों को याद किया, आज की मुरली में स्वमान क्या क्या है, आज की मुरली में प्रश्न क्या क्या पूछे हैं, आज की मुरली में सेल्फ चेकिंग पॉइंट्स क्या क्या है, आज की मुरली की पावरफुल पॉइंट्स क्या क्या है, आज की मुरली में रहस्य क्या क्या, गुड़ बातें कौन कौन सी है, आज की मुरली में नई पॉइंट्स क्या क्या है, एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हैं, एग्जाम्पल मेथड्स। तो एक ही मुरली को किस विधि से मिला है क्या? तो अलग अलग विधि से एक ही ज्ञान को अलग अलग विधि। आज की मुरली में कहानियां कौन कौन से आई है, स्टोरीज। आज की मुरली में गीत क्या क्या आए हैं, अलग अलग रीति से एक ही मुरली को स्टडी करना है। नहीं तो मुरली खाली नींद आती रहती है। और मुरली कई बार अलग अलग रीति से लिखो, गीत, कविता, मुहावरे, चित्र बनाओ, उसका माइंड मैपिंग करो, या फिर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एक चित्र बना दो, पूरा डायग्राम। एक इधर पॉइंट जा रही है, एक में 2 पॉइंट आ रहे, उसमें 3 पॉइंट आ रहे, उसमें 4 पॉइंट आ रहे, उसमें 5 पॉइंट आ रहे, इधर ये आ रहा है, उसकी 3 विधियां, उसकी 2 विधियां, 2 के और 2 विधियां, ये ऐसा गोल 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 जो घुमाता है भगवान। तो वो संवाद, उसको संवाद में कन्वर्ट कर दो, ब्रह्मा कुमारी भूला भाई रूप, और फिर डिबेट करो, एक इधर एक इधर, जो यहाँ बहुत पहले सब कुछ किया हुआ है। फिर समाचार कहाँ है विट्ठल भाई? हाँ, आज का समाचार।
12:30 बजे बाप दादा ने ली विदाई, इसके साथ ही ये समाचार पूरे होते। कितना बढ़िया किया था दोनों ने, हरि भाई विठल भाई ने बहुत बढ़िया किया था वो, विद दैट म्यूजिक टिंग टिडिंग दूरदर्शन का म्यूजिक। तो उसको फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्रिएट करो। मुरली से क्या करना है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्रिएट करना है, नाटक बनाना है। एक कई सारे सेंटर्स बनाते हैं ना, नाटक बनाते, तो कैसे उसके आधार से ही बनाते। तो पहली मेथड क्या है? लर्निंग की, और बच्चों को बड़ी काम आएगी ये। एक ही ज्ञान को अलग अलग रीति से सीखना। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ये बहुत हेवी ज्ञान है, पोस्ट ग्रेजुएशन का ज्ञान है, इतना आसान नहीं होता है ये। यहाँ पे बड़े बड़े पीजी है, ये पीजी का ज्ञान है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब है यहाँ पर। हायर लेवल की डिग्रियाँ मिलती है, और यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी होता है, तो यहाँ रिसर्च भी है। तो ये सबसे पहली विधि। दूसरा, एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट की स्टडी करना है। एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़े रहना, नहीं तो क्या होता है? बोर हो जाते हैं। एक ही दिन में इस यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल कैसे होता है, 9 से 10 सोशियोलॉजी, 10 से 11 फिर दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो थोड़ा एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ाता रहा टीचर, केवल हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, तो लोग बोर हो जाएंगे। अभी हो रहे हैं इधर थोड़ा थोड़ा, कब से हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत हो गया ये, कितना 57 दिन रोज हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। पहले तो हिस्ट्री स्कूल में भी बोरिंग लगती थी बहुत ज्यादा तो हिस्ट्री, तो कभी ज्योग्राफी, तो कभी साइंस, अलग अलग रीति से। तो एक ही दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। यह है दूसरी मेथड। तीसरी मेथड है, उसको रटना नहीं है कुछ भी। क्या करना है? समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है कुछ भी। रटा हुआ ज्ञान भूल जाता है। चलो किसी को कहा मुरली तुम रट लो, ये पोएम है, पूरा रट लिया, अगर एक लाइन भूल गई तो गया। फिर जहां पर हमने इसको अगर रटन किया है और एक लाइन बीच की भूल गई तो आगे का भी भूल गया, फिर आगे का भी याद नहीं आएगा। इसलिए रटना ये लक्ष्य नहीं रखना है। क्या करना है? लक्ष्य समझना है, उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करना है। कोई नई बात मुरली में आती है तो वो क्या है, ढूंढो उसको। बच्चू बादशाह पीरू वजीर कौन थे? 2 सैनिक तो थे, कब थे, कहाँ थे, क्यों थे, क्या किया था उन्होंने, कब मारे गए, किसने पकड़ा था। आज इसको भी ढूंढो थोड़ा, बहुत बड़ा स्टोरी है। हूर कम्युनिटी, सिंध में हूर कम्युनिटी थी। बच्चू बादशाह कौन था और पीरू कौन था, और दोनों को किस किस तरह से पुलिस ने पकड़ा, और किस किस ने पकड़ा और कैसे मारा, और उनका गुनाह क्या था। वो वास्तव में डाकू थे या कुछ और? खोज करनी पड़ेगी, तब मिलेगा, हम बताएंगे नहीं। तो मुरली अर्थात रिसर्च। मुरली में क्या करना है? रिसर्च। ऐसे नहीं छोड़ देना है, कोई आ गया वाक्य मुरली में और उसको छोड़ दिया। और दूसरा, शब्दों के अर्थ। उकीर, बाप को उकीर रहता है, वखर लेकर आए हैं बाप। ये है चौपचीनी। ये चौपचीनी क्या होती है? ढूंढो, ऐसे स्वीकार नहीं कर लो कोई भी चीज को। तो आज की मुरली में, साकार मुरली आज जो चलेगी, उसमें ऐसे बहुत सारे नए शब्द आएंगे। पहले शब्दों के अर्थ ढूंढो, नई बातें आएगी। तो क्या करना है? क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है कोई चीज को। नहीं तो उस दिन जो बताया ना, देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं, और धड़ाम याद ही नहीं आया आगे ये तीसरी विधि। चौथी विधि, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग अर्थात एक ही साथ मुरली भी पढ़ रहे, इधर मोबाइल भी चला रहे, इधर फोन पर भी बात कर रहे, इधर किसी से चाय भी पी रहे, इधर टीवी भी देख रहे, सारी चीजें एक साथ चालू है। याद रहेगी क्या मुरली? फिर कहते हैं तुमको बहुत याद रहती है। हाँ, इसकी बुद्धि पहले से ज्यादा अच्छी है, ये बहाने है, बचपन से ही अच्छी है, तुम पहले से, हमको नहीं याद ही नहीं रहती, 5 बार पढ़ा, कैसी पढ़ी, वो इंपॉर्टेंट है। साइलेंस, एक फोकस होना चाहिए तो ही याद रहता है। मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अगली विधि, जो भी पढ़ो उसको समराइज करने की कोशिश करो। अभी ये क्लास सुनी, क्लास होते ही क्या क्या बातें बताई, तुरंत समराइज करो आधे घंटे के अंदर, मन ही मन में क्या क्या बातें थी, क्या क्या सुनाया आज। जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में सुनाया, फिर वो दिल्ली की कॉन्फ्रेंस, पटना की कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में, फिर संजॉय, फिर ये संजय को संजॉय क्यों हो जाता है बंगाली में, उसका थोड़ा फिर रिसर्च करो, बंगाली भाषा का रिसर्च करो, चालू कब हुई, कैसे चालू हुई, कहाँ से निकला,
हिंदी से निकली, संस्कृत से निकली, कहाँ से निकली, तो नहीं उसको उसकी डिटेल थोड़ा उसकी गहराई में जाना है, हल्का सा, फिर बाहर आ जाना, ज़्यादा भटकना नहीं। मेन मुरली को रखना, एक दूसरा एक है मुरली से जो भी पॉइंट आता है इधर उधर भटक के तुरंत वापस आ जाना, उसकी ज्ञान निकाल के, नहीं तो केवल उसमें अगर चले जाए तो ये छूट जाएगा। इसके लिए ढूंढना वापस आ जाना, ढूंढना वापस आ जाना। नया शब्द आ गया मुरली में जो हमने कभी सुना ही नहीं, जो कहानी हमको पता ही नहीं, मुख में मुलहरा डाल दो, हातिम ताई। ये हातिम ताई कौन था, कब था? ये लुकमान हकीम कब था? ये लुकमान क्या किया इसने, किस सदी में, टाइमलाइन क्या है लुकमान की, वो सब कुछ। तो क्या करना है, समराइज करना है। पढ़ने के बाद समराइज, माइंड में समराइज करना है। कुछ भी सुनो, पूरी मुरली सुन ली, या किसी बहन जी का, किसी भाई का क्लास अनुभव सुन लिया, जैसे वो बहन जी ने अनुभव सुनाया उस दिन, अभी सुनो और फिर उसको समराइज करने की कोशिश करो। या कागज, एक दूसरी विधि है कागज पर लिखना, एक है लैपटॉप पर लिखना, मोबाइल पर लिखना, वो नहीं, किस पे लिखना है, कागज पर लिखना है। पॉइंट्स निकालो, कागज लिया, पॉइंट्स निकालो फटाफट फटाफट फटाफट। उससे अपने नोट्स जो होते हैं, कैसी भी हैंडराइटिंग हो, बहुत तसल्ली रहती है कि मैंने लिखे हुए हैं। दूसरे किसी को अगर हाथ में आगे तो कुछ समझ नहीं आएगा उसको। और ये जो नोट्स है ये निकाले, एक मिनट दो, हाँ ये चल। तो अभी क्या करना है, कभी कभी ये जो नोट्स है, अभी ये अरविंद भाई ने नोट्स निकाले, अभी ये मैं पढ़ूंगा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्या लिखा है ये, तो कभी कभी ये नोट्स लेके एकांत में चले जाओ, केवल नोट्स लेके। अब हाँ तो अभी ये क्या लिखा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पर इनको समझ में आ जाएगा ये जो लिखा है। तो ये एक लाइन पढ़ के फिर इस पर चिंतन करना। उस दिन किसने सुना रहा था, कौन मुरली सुना रहा था, अच्छा वो बहन जी सुना रहे थे, उसने कौन सी बात बताई थी, अच्छा ये बात बताई थी, वो करके उधर को याद करने की कोशिश करना। तो ये विधि है। एक भाई मुझे मुरली सुना दिखा रहा था, उसने कहा ये मेरे आज के नोट से मुरली के, उसमें गोल 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 था पूरा। ऐसे कैसे हो गया, बोला लिखते लिखते नींद आ रही थी, पता ही नहीं क्या, मतलब लिख तो रहा था पर पूरा गोल 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 गोल। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा है ये मैंने लिखा क्या, इतनी भयंकर नींद थी। पर लिखने का काम इतना पक्का है, आदत कि वो जारी था, पर लिखा क्या, गोल 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 लिख दिया बस, लिखा तो सही। तो छठवां है समराइज करना। अगला सातवां जो अभी पॉइंट बताई, टेक नोट्स बाय हैंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिजिटल। मोबाइल पर लिखना, मोबाइल पर पॉइंट्स, क्योंकि मोबाइल पे लिखना अच्छी बात है, दूसरों की सेवार्थ, पर अपने लिए पेपर चाहिए। और वो बड़ी डायरी जो रखते हैं वो रह जाती है रूम पर, इसलिए छोटी डायरी, ये ऐसी छोटी डायरी है चाहिए। क्योंकि ये जो बड़ी डायरी है ये अभी पढ़ लिखा उस पर, वो कौन पढ़ता है दिन भर, वो कल सुबह। ये डायरी जो रहती है ये भी थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी डायरी जो जेब में रहे बस। या तो दूसरी विधि है पेज, जैसे हम करते हैं पेज, बस ये एक पेज पे जो भी लिखना है लिख दिया बस। अब ये पेज अटैच कर देंगे, फिर डायरी के अंदर डाल देंगे कहीं, ये जो भी लिखना था इस पे लिख दिया है। क्योंकि ये डायरी जो है ना इसमें बाकी चीजें भी है, पेज पे बस उतना ही है। अब कहीं जाके एकांत में बैठ जाओ, जितना कुछ लिखा, जैसे एक क्लास है, एक क्लास को सुना, उसकी सारी पॉइंट्स लिख दिया, एक डायरी पर लिख दिया, इसको जेब में डाल दिया। अब सारे दिन भर इसको जेब में रखेगा, ये इसका काम सारे दिन भर है। सारे दिन भर कम से कम 10-12 बार ये रिवाइज हो जाएगा और फिर काम नहीं। अभी इसको रिवीजन की बात ही नहीं, ये अब इधर है, ये कोई फाड़ के भी फेंक दे। जैसे वो चंद्रगुप्त छोटा सा है ना, उसके पास नक्शा होता है खजाने का, और उसके जो दोस्त होते हैं साथ साथ जाने वाले वो बागी हो जाते हैं, और फिर वो उसका खजाने का नक्शा चुरा लेते हैं। पर उसको पता चलता है, वो खजाने का नक्शा लेता है और भागता है, वो आते हैं कहते दे दे नहीं तो तुमको मार दूंगा। वो खजाने का नक्शा लेता है और खा जाता है उनके सामने। कहते हैं अब क्या करोगे, क्योंकि अब खजाना इधर है, नक्शा इधर है, अब इसका कोई काम नहीं। अगर ये कोई चुरा भी ले, जैसे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं ना, ओवर लेते हैं। जैसे नाइट ड्यूटी का डॉक्टर है, 50 पेशेंट है या 40 पेशेंट है, तो जब दूसरा ड्यूटी पे आ रहा है सुबह वाला, उसको और देता है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट। दूसरे को तो कुछ पता नहीं ना, वो नया आ रहा है, सुबह की ड्यूटी है, तो वो अपने सारे नोट्स लिखता है। कोई कोई होते हैं जो खाली लिखते हैं, हाँ बताओ बेड नंबर 1 ये है, बेड नंबर 2 ये है। अगर वो पेपर खो गया तो गया काम से सब भूल जाता है इधर का इधर हो जाता है। इसलिए सारा इधर नोट करना है। हम लोग थे, एक ये 20 पेशेंट रहते थे आईसीयू में, और सबका सब पता चाहिए। एक एक पेशेंट को 10-10 डॉक्टर देख रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट देख रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा है, सब देख रहे हैं। इसको ये चालू है, उसको वो चालू है, उसको वो चालू है, सबका सब याद रखना। बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन हो। अगर कागज पे लिखा तो गया, पर लोग कागज पे लिखते थे और एक बार कागज गुम हो गया तो गए, फिर पूरा फूस, पूरा ब्लैंक। इसलिए हम लक्ष्य रखते हैं कागज पे कुछ नहीं, सीधा इधर ही लिखना है ताकि याद रखे। तो ये एक विधि है, क्या लिखना, ये बहुत अच्छी विधि है। नेक्स्ट है
अगला, अपने आप की टेस्ट करनी है कि मुझे कितना याद रखता है। नोट्स लिख लिए, जेब में डाल दिए, अब याद करो क्या क्या था, रिकॉल। और कितने देर में रिकॉल करना है? 24 आवर्स के अंदर। सुबह जो मुरली पढ़ी, दोपहर में याद करने की कोशिश करो, शाम को याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट विधि है लिंक करना। जो पहले से पता है उसको अननोन जो है उसको नोन के साथ, जो पहले से जानते नहीं है उसको जो जानते हैं उसके साथ जोड़ना। मुझे कहाँ तक पता है? मुझे यहाँ तक पता है 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, ये मुझे डेट पता है, तो इसको जोड़ना है 1968 की मैंने कोई डेट बताई है, उसमें ये हुआ, तो इस इवेंट के साथ वो इवेंट को जोड़ना, उस इवेंट के साथ दूसरे इवेंट को जोड़ना। 56, 57, 58, 58, 59 उसमें जो दिया गया है, इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। 59 और 60, तो ये जो रियल गीता किताब है उससे ये पता चल रहा है कि उस समय समाज की स्थिति क्या थी। अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनी नहीं है, 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी, 77 तक यहाँ वो प्रेसिडेंट थी, क्योंकि उसका वर्णन उसमें है, शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो लिंक करना है चीजों को, लिंक नॉन टू अननोन, ठीक है। ये एक विधि है। जो आज मुरली सुनेंगे 50% बातें तो हमको पता है, कुछ नई जो आने वाली है उसको पुराने इंफॉर्मेशन के साथ में माइंड में जोड़ते जाना है। उसके बाद में एक दूसरी विधि है जोर से पढ़ना। जोर से पढ़ते तो क्या होते, पढ़ते भी और सुनते भी, हम दो सेंसेस इन्वॉल्व होते तो ज्यादा याद रहता है। अगला विधि है ब्रेक लेना है। कंटिन्यूस पढ़ते नहीं बैठना है 4 घंटा, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। कितना? हर 40 मिनट के बाद 10 मिनट ब्रेक। 40 मिनट तक पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, 10 मिनट जाके क्या करेंगे ब्रेक में, पर वो 10 का 20 मिनट नहीं कर देना या 50 मिनट नहीं कर देना। ब्रेक कैसे लेना? थोड़ा खिड़की से देखना, पढ़ाई अगर करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर स्ट्रेचिंग करके वापस आ जाना, पानी वानी पी के, लाइब्रेरी में जैसे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ बात करने गए और 1 घंटा उधर, 20 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा ब्रेक, ये नहीं करना है। तो स्टडी में ब्रेक चाहिए। उसके बाद में हर सेशन के बाद अपने आप को थोड़ा अवॉर्ड करना, क्या बात है, पूरी मुरली तुमने पढ़ ली, कमाल है तुम्हारी। तो विश्वास नहीं था कि 2 बार पढ़ूंगा, बड़े बहादुर हो, बहुत आगे चले गए, कमाल है तुम्हारी, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा अपने आप को ही थोड़ा सा फिर अप्रिशिएट। और दूसरा, प्रोसेस पर फोकस करना, आउटकम पर नहीं। कि जैसे ये नहीं देखना है कि मैं ऐसे कुछ क्लास विस करा रहा हूँ और मेरे को पूरा याद हो गया और सबके सामने पूरा सुना रहा हूँ, ये फोकस करेंगे तो ये बुद्धि उसमें चली जाएगी परिणाम में। प्रोसेस पर फोकस करना है कि मुझे समझना है, इस पे मत फोकस करो। जैसे छोटी सी बच्ची होती है ना, स्कूल में एकदम स्टेज पर जाकर पूरी पोएम बोल सबके सामने, हमको लगता है हम भी ऐसा करें। वो फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर, वो एक विधि है। अगला, पानी अच्छे से पीते रहना। डिहाइड्रेशन, हमारा तो लिक्विड ही चालू है, तो लिक्विड अच्छे से पीते रहना, लिक्विड। उसके बाद में एक्सरसाइज होनी चाहिए। जिनको अच्छी पढ़ाई करनी है उनके शरीर में फुर्ती चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। जो बिल्कुल जीरो एक्सरसाइज करते हैं उनकी बुद्धि भी डल होती है। सब कुछ करते हैं, भोजन पर परहेज है, सब कुछ, पर एक्सरसाइज नहीं करते। 3 प्रकार की एक्सरसाइज, एक तो फास्ट एक्सरसाइज, एक तो होती है रनिंग, कार्डियो, वॉकिंग, जॉगिंग, ये एक। कई लोग बस इतना ही करते, कहते हैं हम इतना करते बस काफी है, काफी नहीं है। दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, योगासन वगैरह, प्लेइंग स्पोर्ट्स। तीसरी एक्सरसाइज है मसल बिल्डिंग, जिम। ये तीनों ही जरूरी है, तीनों तरह से बॉडी को ट्रेन करना है। मसल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और फास्ट बॉडी जिसमें बन जाए, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, कार्डियो, ये तीनों चाहिए। तो शरीर में फुर्ती आएगी थोड़ी, तो ब्रेन थोड़ा काम करेगा, नहीं तो डल हो जाता है। फिर कहते मुझे याद नहीं रहता है, और तुमको बहुत याद रहता है। क्या खाते हो? तुम्हारा डाइट बता दो, खाते क्या हो? बादाम। और नींद अच्छी होनी चाहिए, ये भी है, नहीं तो बिना नींद के ये नहीं आते। फिर वो कहते ब्लूबेरीज खाओ। ब्लूबेरीज होती है, सुन, देखा है? ब्लूबेरीज, रेड ब्लूबेरीज देखा होगा, उससे थोड़ी ब्रेन अच्छा होता है। ऑनलाइन। उसके बाद में ये थोड़ा सा अलसी, वॉलनट्स, अखरोट होता है ना, उससे भी थोड़ी, पंपकिन सीड्स। तो ये सारी चीजें हैं जिससे क्या होता है। नहीं तो बोलेंगे मुझे इसके चक्कर में मुझे पहले वो चाहिए, तब तक मैं याद नहीं रखूंगा, ये भी नहीं करना है। तो धरती पर सूरज की किरणें नींव रखे उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें नींव रखे विद्यालय की। ओम शांति।
धरती पर सूरज की किरणें, धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी